हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास यहाँ पे ब्लेजर डॉट नेट की लेक्चर सीरीज चल रही थी और प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो हम ब्लेजर के अंदर डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास मैंने आपको बताया था कि दो एप्लीकेशंस पे हम काम करते हैं ब्लेजर के अंदर। एक होती है ब्लेजर सर्वर और एक होती है हमारे पास ब्लेजर वेब असेंबली। तो मैंने बताया था कि दोनों के अंदर जो डेटाबेस कनेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको डिटेल में समझाया था कि डेटाबेस कनेक्टिविटी ब्लेजर सर्वर में किस तरह से होती है और ब्लेजर वेब असेंबली में किस तरह से होती है। तो अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि हमारा प्रीवियस लेक्चर आप लाजमी देख लेना, ताकि आपको जो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है वो अच्छे से समझ में आ सके। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे अपने ब्लेजर के अंदर, लेकिन हम जो एप्लीकेशन यूज करेंगे वो होगी ब्लेजर सर्वर एप्लीकेशन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, डेटाबेस कनेक्टिविटी इन ब्लेजर सर्वर, ठीक है, इसको हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, डेटाबेस कनेक्टिविटी ब्लेजर सर्वर ऐप के अंदर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, वी आर गोइंग टू लर्न, ठीक है, मतलब कौन कौन सी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में प्रैक्टिकली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले एसक्यूएल सर्वर का हम एक कनेक्शन बनाएंगे, ठीक है, इस लेक्चर के अंदर, और फिर उसके बाद ईएफ कोर को सेटअप करेंगे। ईएफ कोर मैं किसे कह रहा हूँ, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। भाई अगर किसी ने ASP.NET MVC5 का कॉन्सेप्ट लिया हुआ है या ASP.NET कोर की लेक्चर सीरीज हमारी फॉलो की हुई है तो उसको पता है कि भाई जब भी हम अपनी एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे हम एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसको किस तरह सेटअप करेंगे वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। फिर जब हम एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम एक क्लास का यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है DB कॉन्टेक्स्ट। ये DB कॉन्टेक्स्ट की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप समझ लो कि जो हमारा डेटाबेस होता है और जो हमारी ब्लेजर एप्लीकेशन है, ठीक है, उन दोनों के दरमियान जो ब्रिज होता है वो होता है बेसिकली हमारे पास DB कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब जो ब्लेजर एप्लीकेशन को हमारे SQL डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवाएगा वो होगा हमारे पास ये DB कॉन्टेक्स्ट की क्लास, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो डिपेंडेंसी इंजेक्शन। भाई देखो, इसी प्लेलिस्ट के अंदर हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट कवर कर लिया है, जिसके अंदर हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन की भी बात की थी और उसी के अंदर हमने सर्विसेज का कॉन्सेप्ट भी इंप्लीमेंट किया था, ठीक है। तो ये वाला लेक्चर आप लाजमी देख लेना, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल हमने देखा था और वही चीज़ आज के इस लेक्चर में भी रिपीट होने वाली है, ठीक है। और फिर सर्विस लेयर, मतलब इस कॉन्सेप्ट को अचीव करने के लिए, डेटाबेस कनेक्टिविटी को अचीव करने के लिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे सर्विस का कॉन्सेप्ट भी यूज होने वाला है, मतलब सर्विस क्लास भी हम यहाँ पे बनाएंगे, उसी को यहाँ पे क्या कह रहा है, सर्विस लेयर, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे फेचिंग डेटा इन रेजर कॉम्पोनेंट, मतलब जब हम एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को सेटअप कर लेंगे, DB कॉन्टेक्स्ट बना लेंगे, फिर डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू जो हम सर्विस इंजेक्ट करेंगे ना अपने किसी भी रेजर के कंपोनेंट के अंदर, तो उसके थ्रू हम क्या करेंगे, डेटाबेस से डेटा फैच कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर के अंदर कवर होने वाली हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाओ, कुछ बातें मैं बताना चाह रहा हूँ इसके प्रैक्टिकल से पहले। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट इज डेटाबेस कनेक्टिविटी इन ब्लेजर सर्वर, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो, व्हाट इज डेटाबेस कनेक्टिविटी इन ब्लेजर सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ब्लेजर सर्वर रन्स कोड ऑन द सर्वर नॉट इन द ब्राउजर। भाई देखो, मैंने आपको ब्लेजर वेब असेंबली के बारे में भी बताया था और ब्लेजर सर्वर के बारे में भी बताया था। वहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ब्लेजर सर्वर एप्लीकेशन होती है उसका कोड सर्वर पे रन होता है, लेकिन अगर मैं ब्लेजर वेब असेंबली की बात करूँ तो उसका कोड ब्राउजर के ऊपर रन होता है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि ब्लेजर सर्वर का जो कोड है वो सर्वर पे रन होता है, ब्राउजर पे रन नहीं होता, ठीक है। यही वजह है कि हम SQL डेटाबेस के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी कर सकते हैं जब हम ब्लेजर सर्वर ऐप क्रिएट करते हैं, ठीक है। फिर यहां पे देखो, दैट मींस, वही चीज जो अभी मैंने आपको बताई, ब्लेजर सर्वर कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू द SQL सर्वर, क्योंकि मैंने क्या बताया, ब्लेजर सर्वर एप्लीकेशन का जो कोड है वो सर्वर पे रन होता है, ब्राउजर पे रन नहीं होता, इसलिए हम SQL सर्वर के साथ डायरेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी कर सकते हैं। ये चीज ब्लेजर वेब असेंबली में डिफरेंट तरीके से इंप्लीमेंट होती है। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि वेब एपीआई का कॉन्सेप्ट, रेस्ट एपीआई का कॉन्सेप्ट ऐड होता है, तब जाके हम डेटाबेस कनेक्टिविटी कर पाते हैं ब्लेजर वेब असेंबली के अंदर।
लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, मतलब यहाँ पे हमें एपीआई बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम एसक्यूएल सर्वर के साथ डेटाबेस कनेक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, देखो वही चीज जो अभी मैंने आपको बताई, नो एपीआई इज रिक्वायर्ड अनलाइक ब्लेजर वेब असेंबली। ब्लेजर वेब असेंबली ऐप के अंदर अगर आप डेटाबेस कनेक्टिविटी करना चाहते हो तो वहां पे आपको एपीआई क्रिएट करनी पड़ेगी, लेकिन ब्लेजर सर्वर के अंदर हमें एपीआई क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इसका बेनिफिट है। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, यूजेस एंटिटी फ्रेमवर्क कोर ईएफ कोर नॉर्मली। इसका मतलब जब हम ब्लेजर सर्वर ऐप के साथ डेटाबेस कनेक्टिविटी करना चाहते हैं तो उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर यूज करते हैं, जिसकी मदद से हम अपने एसक्यूएल सर्वर के साथ डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डेटाबेस कनेक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये पॉइंट हो गया। फिर आगे आ जाओ, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, फ्लो, मतलब ये जो भी मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा इसका फ्लो किस तरह से होगा वो देखो। यहाँ पे देखो ब्लेजर कंपोनेंट होगा, ठीक है, वो एक सर्विस को कॉल करेगा और वो सर्विस किसको कॉल करेगी, डीबी कंटेक्स्ट क्लास को। मैंने बताया था ना, डीबी कंटेक्स्ट क्लास ही हमारे पास वो क्लास होती है जो कि हमारी ब्लेजर एप्लीकेशन और एसक्यूएल डेटाबेस को आपस में कनेक्ट करती है, मतलब एक ब्रिज का काम करती है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता रहा है, ब्लेजर कंपोनेंट सर्विस को कॉल करेगा, सर्विस डीबी कंटेक्स्ट की मदद से क्या करेगा, एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, अभी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अपना स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टूडेंट टेबल बनाएंगे। कहाँ पे बनाएंगे, अपने एसक्यूएल सर्वर के अंदर, और टेबल हमेशा डेटाबेस के अंदर बनता है, इसका मतलब सबसे पहले हम डेटाबेस बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, वी विल क्रिएट एसक्यूएल डेटाबेस और फिर स्टूडेंट टेबल। ठीक है, ये दो काम करेंगे, इसके लिए हम एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो भी इंस्टॉल कर लो, ताकि डेटाबेस कनेक्टिविटी वाले लेक्चर के अंदर कोई भी इशू ना हो। ठीक है, तो अब आगे आ जाओ यहाँ पे, और फिर हम इसके साथ साथ क्रिएट करेंगे अपनी ब्लेजर सर्वर की एप्लीकेशन विजुअल स्टूडियो के अंदर, और फिर उसके अंदर हम एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को सेटअप करेंगे। और फिर हम यहाँ पे जो हमारी क्रड एप्लीकेशन होती है ना, जिसके अंदर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, रीड वाले सारे काम होते हैं, ये हम बाद में करेंगे। लेकिन इसके अंदर से मैं सिर्फ आपको ये जो आर होता है ना, रीड, मतलब डेटाबेस से डेटा फेच कैसे करते हैं, वो मैं आज के इस लेक्चर के अंदर करके बताऊंगा, ताकि डेटाबेस कनेक्टिविटी प्रॉपर्ली हमारे पास इंप्लीमेंट हो सके। ठीक है, फिर अब यहाँ पे देखो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमें क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है अपने एसक्यूएल सर्वर के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करेंगे, एसएसएमएस। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं अपने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर आ गया हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसको मैंने कनेक्ट भी कर लिया है। जब आप फर्स्ट टाइम रन करते हो तो यहाँ पे इस तरह की स्क्रीन आती है। ठीक है, फिर हम कनेक्ट करके इसको हम अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, सर्वर के साथ। और अब देखो यहाँ पे मुझे एक डेटाबेस क्रिएट करना है। ठीक है, इसके अंदर एक डेटाबेस पहले से मौजूद है, मैं एक दूसरा डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। ठीक है, न्यू क्यूरी के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ताकि क्यूरी विंडो यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो अब देखो स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो एसएसएमएस हमने ओपन कर लिया, मतलब एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। उसके बाद हमें डेटाबेस क्रिएट करना है। ठीक है, और देखो ये डेटाबेस क्रिएट करने की क्यूरी है, और अपने डेटाबेस का नाम हम यहाँ पे क्या रख रहे हैं, स्कूल डीबी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ क्रिएट डेटाबेस, और अपने डेटाबेस का नाम मैं यहाँ पे रख रहा हूँ स्कूल डीबी। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए इसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे एग्जीक्यूट का बटन आपको नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो देखो कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो ये जो डेटाबेस है हमारे पास सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, इसको हम एक्टिव कर लेते हैं। एक्टिव करने के लिए आप यूज़ की एसक्यूएल क्यूरी भी यूज़ कर सकते हो, मैं डायरेक्ट यहाँ से इसको एक्टिव कर देता हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है, मतलब स्टूडेंट के लिए एक टेबल क्रिएट करना है, और उसकी क्यूरी यहाँ पे ये है आपके सामने। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स का टेबल है, ये स्टूडेंट्स के टेबल का नाम है, और फिर देखो इसके अंदर आईडी है जिसको मैंने इंटीजर डेटा टाइप दिया है, ये प्राइमरी की भी है और ऑटो इंक्रीमेंट भी है। ऑटो इंक्रीमेंट के लिए आपको पता है हम एसक्यूएल में क्या लगाते हैं, आइडेंटिटी, जिससे हमें आईडी की वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक 1 1 इंक्रीमेंट करता जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेम है जिसको एनवॉरचार मैंने यहाँ पे डेटा टाइप दी हुई है, मतलब स्ट्रिंग, फिर एज है, इंटीजर है, फिर सिटी है, वो भी हमारे पास एनवॉरचार है। ठीक है, तो यही क्यूरी मेरे पास कॉपी हुई हुई है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं आ गया हूँ, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इस क्यूरी को, और आपने कुछ भी नहीं करना, इस क्यूरी को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखो कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली दोबारा आ रहा है। अगर इसका डेटा आपको देखना है तो आप एक क्यूरी यहाँ पे टाइप करो, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारे टेबल का नाम है। अभी इसके अंदर कोई डेटा इंसर्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ, टेबल का स्ट्रक्चर आ जाएगा, देख रहे हो, आईडी, नेम, एज और सिटी। और अब इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो
नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखो इसके अंदर हमें कुछ सैंपल डेटा इंसर्ट करना है ताकि जब हम रीड करें तो हमारे डेटाबेस से डेटा फैच हो सके, ठीक है। तो ये देखो, देखो इसी टेबल के अंदर यहाँ पे मैं डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ। एक अली की रो है, सारा और अहमद की रो है, ठीक है। ठीक है, तो इसको भी यहीं से कॉपी करके हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, इसी के नीचे मैं ये क्यूरी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और ये वाली क्यूरी हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है। देखो मैसेज आ रहा है 3 रोज अफेक्टेड, ठीक है। इसका रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा। हम सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स का टेबल यहाँ पे व्यू करते हैं। तो ये देखो 3 रोज यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी हैं, देख रहे हो, बिल्कुल सही तरह से आ रहा है। और देखो ये जो क्यूरीज हैं ये मैंने कॉपी पेस्ट इसलिए किए हैं क्योंकि ये वाला लेक्चर हमारा थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम डेटाबेस कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जितना टाइम हमारा कम लगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये क्यूरीज पहले से लिख के आपको दिखाई हुई है। आप डायरेक्ट इसको अपने पास यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो हमारा ये वाला काम हो चुका है, ठीक है, जिसके अंदर हमने डेटाबेस भी क्रिएट कर लिया और उसके अंदर टेबल भी क्रिएट कर लिया, टेबल के अंदर कुछ सैंपल डेटा भी इंसर्ट कर लिया, ठीक है। फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, अब हम अपना ब्लेजर सर्वर का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, मतलब ऐप क्रिएट करेंगे अपने विजुअल स्टूडियो में। तो उसके लिए यहाँ पे देखो, हम सबसे पहले विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे, प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। और प्रोजेक्ट को क्रिएट किस तरह से करेंगे, देखो हम फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे और प्रोजेक्ट के अंदर हम प्रोजेक्ट कौन सा यूज करेंगे, ब्लेजर वेब ऐप, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। देखो मैं अपने विजुअल स्टूडियो में यहाँ पे आ चुका हूँ, ठीक है। हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और कौन सा प्रोजेक्ट लेना है हमने यहाँ पे, ब्लेजर वेब ऐप। याद रखना ये ब्लेजर वेब ऐप जो है ये ब्लेजर सर्वर के लिए हमें लेना है, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आके नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। देखो अब नाम पूछ रहा है, अच्छा नाम भी मैंने यहाँ पे अपनी स्लाइड्स में दिखाया हुआ है। देखो नाम हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे, ब्लेजर डेटाबेस डेमो। आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये जस्ट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, इसलिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। ब्लेजर डेटाबेस डेमो, हम अपने प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे रख देते हैं ब्लेजर डेटाबेस डेमो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से कौन कौन सी चीजें आपने सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे आ जाओ। ये देखो क्या क्या सिलेक्ट करना है, इंटरैक्टिव रेंडर मोड आपने सर्वर सिलेक्ट करना है, क्योंकि मैंने क्या बताया, हम ब्लेजर सर्वर एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, ब्लेजर वेब असेंबली ऐप नहीं, वो हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो फ्रेमवर्क कौन सा सिलेक्ट करना है, .NET 8। भाई आज के टाइम पे हमारे पास .NET 9 भी आ चुका है, लेकिन अभी चूंकि हम .NET 8 को लेके चल रहे हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे फ्रेमवर्क .NET 8 सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप चाहो तो .NET 9 भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सही, तो यहाँ पे देखो, ये देखो .NET 8 सिलेक्ट है, आप चाहो तो यहाँ पे 9 भी सिलेक्ट कर सकते हो। 8 में इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये अभी फिलहाल क्या है, LTS है, मतलब लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। और फिर यहाँ पे देखो इंटरैक्टिव रेंडर मोड के अंदर यहाँ पे देखो सर्वर भी आ रहा है, वेब असेंबली भी आ रहा है और ऑटो भी आ रहा है, आपने ये सिलेक्ट करना है, ठीक है, सर्वर। सही है, तो ये दोनों चीजें आपने चेक कर लेनी है, .NET 8 और यहाँ पे सर्वर। और उसके बाद अब हम अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं, ठीक है। थोड़ा वेट करते हैं जब तक ये क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पे देखो हमारी ब्लेजर सर्वर एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है, देखो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे हमने एप्लीकेशन का नाम क्या रखा था, ब्लेजर डेटाबेस डेमो, ठीक है। तो अब क्या करना है, आगे आ जाओ। अब देखो नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 3 के अंदर इंस्टॉल रिक्वायर्ड पैकेजेस। भाई मैंने आपको बताया था कि हम एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को यूज करके ये डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे अपनी ब्लेजर सर्वर ऐप के अंदर। तो इसके लिए हमें कुछ पैकेजेस की इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। कौन कौन से पैकेजेस हैं यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको क्या बता रहा है, देखो इंस्टॉल करना कैसे है। देखो सबसे पहले आपने ओपन करना है टूल्स, हमारे पास विजुअल स्टूडियो के अंदर टूल्स का एक टैब होता है, उसके अंदर न्यू गेट पैकेज मैनेजर का एक ऑप्शन होता है और उसके अंदर मैनेज न्यू गेट पैकेजेस का एक ऑप्शन होता है, ठीक है। इसमें चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। देखो टॉप पे देखो टूल्स में जाना है आपने, यहाँ से न्यू गेट पैकेज मैनेजर और यहाँ पे ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना, ये आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे सिलेक्ट करोगे आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर आपने यहाँ पे देखो टॉप लेफ्ट साइड पे ब्राउज के ऊपर आना है, बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल लिखा हुआ होता है, आपने ब्राउज पे जाना है। और अब यहाँ पे मैं आपको 3 पैकेजेस बता रहा हूँ जो आपने इंस्टॉल करने हैं, ठीक है। इस पॉइंट में आपने मेक श्योर करना है कि आपके पीसी में इंटरनेट बिल्कुल अच्छे से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर इंटरनेट आपका डिसकनेक्ट होगा तो आपका ये पैकेजेस इंस्टॉल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो वो कौन से पैकेजेस हैं यहाँ पे देखो, ठीक है। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर .SQL सर्वर, फिर हम यहाँ पे करेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क कोर .टूल्स और फिर हम यहाँ पे करेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क कोर .डिजाइन, ठीक है। ये तीनों हम 1 बाय 1 यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहला हम इंस्टॉल करते हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर .SQL सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। देखो वही नाम है जो अभी आपको स्लाइड पे दिखाया है। तो ये देखो टॉप पे आ रहा है, आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे देखो राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है, आपने अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ताकि इस प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल हो। लेकिन अब यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, देखो वर्जन यहाँ पे अभी ये 10 बता रहा है,
लेकिन हम चूंकि .NET 8 के ऊपर अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं अभी, तो हमें यहाँ पे .NET 8 का कोई वर्जन सेलेक्ट करना है, मतलब 8 के आसपास, ठीक है। तो ये देखो ड्रॉप डाउन नजर आ रहा है, आपने इसको एक्सपेंड करना है, नीचे आ जाओ, देखो 10 भी नहीं, 9 भी नहीं, और 8 का यहाँ पे देखो जो लेटेस्ट वर्जन है ना, ये वाला, ये देखो नजर आ रहा है आपको 8.0.25, ठीक है। तो हम ये वाला वर्जन सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला वर्जन कंपैटिबल होगा हमारे ये जो ब्लेजर सर्वर एप्लीकेशन हमने बनाई है ना, इसके साथ ये वाला वर्जन कंपैटिबल होगा, क्योंकि .NET 8 को यूज करके हमने प्रोजेक्ट बनाया है। अगर हम यहाँ पे .NET 9 को यूज करके प्रोजेक्ट बनाते, तो हम ये 9 वाला कोई भी यहाँ पे वर्जन यूज कर सकते थे, ठीक है। तो फिलहाल 8 है, तो यहाँ पे देखो मैंने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है 8.0.25, ठीक है। और अब इसके आगे जो इंस्टॉल का बटन है, इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, ठीक है। इंस्टॉल पे हमने क्लिक कर लिया है, वेट करना है, ठीक है। ये देखो नीचे आपको नजर आ रहा होगा इसका जो पैकेज मैनेजर कंसोल है, इसके अंदर जो भी ये स्टेप्स फॉलो कर रहा है, ठीक है, वो सारे आपको यहाँ पे दिखाएगा। और उसके बाद यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज भी आएगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ये एक पॉपअप मैसेज आ रहा है, इसमें अप्लाई और कैंसिल का बटन आपको नजर आ रहा होगा, आपने अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो आई एक्सेप्ट और आई डिक्लाइन का मैसेज आ रहा है, यहाँ पे आपने आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये देखो सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। ये देखो बॉटम लेफ्ट साइड पे देखो फिनिश्ड का नजर आ रहा है आपको ऑप्शन, और यहाँ पे देखो पहले इंस्टॉल का बटन था, अब यहाँ पे अनइंस्टॉल आ रहा है। तो जब अनइंस्टॉल आ जाए समझ जाओ कि हमारा ये वाला जो पैकेज है ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा, यहाँ पे देखो नेक्स्ट है हमारे पास, देखो एसक्यूएल सर्वर की जगह यहाँ पे देखो .tools, ठीक है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, ये जो .SQL सर्वर था ना, इसको हटा के आप यहाँ पे क्या कर दो .tools, ठीक है। इसको आप यहाँ पे सर्च करो, तो ये देखो पहला पहला आ रहा है यहाँ पे, इसको भी आपने ऐसे सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे देखो इसका भी आपने वर्जन वही सिलेक्ट कर लेना है, 8 का जो लेटेस्ट वर्जन है देखो 8.0.25, ठीक है। इसको सिलेक्ट करो, इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करो, ठीक है। देखो इंस्टॉलेशन हो रही है यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे भी उसी तरह से अप्लाई कैंसिल का बटन नजर आ रहा है, आपने अप्लाई करना है, फिर आई एक्सेप्ट, ठीक है। देखो ये इंस्टॉलेशन हो रही है कंप्लीट, ये देखो यहाँ पे ये फिनिश हो चुकी है, लेकिन आपने वेट करना है कि जब तक ये अनइंस्टॉल का बटन इनेबल ना हो जाए तब तक आपने वेट करना है। तो ये देखो अनइंस्टॉल का बटन आ गया, इसका मतलब सक्सेसफुली यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। फिर नेक्स्ट, फिर देखो लास्ट है हमारे पास .design, ठीक है। वहाँ पे शुरू में ये जो लिखा है ना माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, ये तीनों में सेम है। तो यहाँ पे देखो मैं जस्ट यहाँ से ये टूल्स हटा के यहाँ पे लगा देता हूँ डिज़ाइन, ठीक है। इस तरह से सर्च करते हैं, सर्च का कोई बटन नहीं है, आप जैसे ये लिखोगे यहाँ पे ये पैकेज, ये ऑटोमेटिक सर्चिंग स्टार्ट कर लेगा, ठीक है। तो देखो पहला पहला आ रहा है, आपने इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर वर्जन में आना है, यहाँ पे भी वर्जन हम सिलेक्ट कर लेते हैं 8.0.25, और अब इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। देखो अप्लाई आ रहा है, अप्लाई पे क्लिक करते हैं, फिर आई एक्सेप्ट करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे भी फिनिश का ऑप्शन आ गया, इसका मतलब बिल्कुल सही तरह से ये इंस्टॉल हो चुका है। और वेट करना है जब तक ये अनइंस्टॉल का बटन इनेबल ना हो जाए। तो देखो इनेबल हो गया, इसका मतलब अब सक्सेसफुली हमारे पास ये तीनों पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए आपने क्या करना है, देखो यहाँ पे देखो टॉप राइट साइड पे डिपेंडेंसीज का फोल्डर नजर आ रहा है, इसको एक्सपेंड करो, और यहाँ पे देखो पैकेजेस, इसको एक्सपेंड करो। तो ये देखो तीनों पैकेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, देख रहे हो, एसक्यूएल सर्वर है, डिजाइन है, टूल्स है, इसका मतलब तीनों हमारे पास सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुके हैं, ठीक है। अब इस विंडो को हम यहाँ से क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। देखो ये तीनों हमारे पास हो गए। अब नेक्स्ट, अब देखो अब हमें क्या करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करनी है। भाई देखो जब भी हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं ना, तो उसके अंदर ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के अंदर हम ये बताते हैं कि भाई हमारा जो सर्वर है, ठीक है, उसका क्या नाम है, उसका क्या एड्रेस है, फिर डेटाबेस का क्या नाम है, ये सारी चीज़ें हम कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसी कनेक्शन स्ट्रिंग को यूज़ करके हम डेटाबेस कनेक्टिविटी परफॉर्म करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ओपन ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन, ठीक है। देखो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे ये देखो आपको नजर आ रहा होगा, मैं इसको बंद करता हूँ, ठीक है। देखो सेकंड लास्ट फाइल है ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन, आपने इसको ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर हमें अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कनेक्शन स्ट्रिंग कुछ इस तरह की नजर आती है, ठीक है। पहले सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग्स का यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट ऑन करते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग का हम एक नाम रखते हैं, और फिर उसके बाद देखो सर्वर, अपने सर्वर का नाम देते हैं, डेटाबेस का नाम देते हैं, और फिर ट्रस्टेड कनेक्शन को ट्रू करते हैं। और जब भी हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं उसको SSL का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी चाहिए होता है, तो उसके लिए हम ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट को यहाँ पे ट्रू करते हैं, ठीक है। ये तो डेमो है, अगर मैं इसकी एक रियल शक्ल दिखाऊं आपको, मतलब एग्जाम्पल दिखाऊं, तो ये देखो सर्वर के अंदर इस तरह से हम देते हैं,
फिर डेटाबेस का नाम आ जाता है और फिर इस तरह से ट्रस्टेड कनेक्शन ट्रू कर देते हैं। ठीक है, इसके साथ हम ये भी ऐड करेंगे ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो अब कनेक्शन स्ट्रिंग हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, देखो इसके अंदर सबसे पहले ये जो टॉप पे कर्ली ब्रैकेट ऑन हो रहा है, इसके अंदर यहाँ पे मैं कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे ओपन करता हूँ। ठीक है, ये देखो कनेक्शन स्ट्रिंग्स आ रहा था, जैसे मैंने एंटर किया तो देखो इसने ऑटोमेटिक यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट भी इसके ऑन कर दिए। तो इसके बीच में मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और अब मैं अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम यहाँ पे रखता हूँ DBCS, मतलब डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग। आप कोई भी इसका नाम रख सकते हो। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे देखो कोलन लगाओ और इसके डबल कोट्स के अंदर अब हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखो हमें सबसे पहले सर्वर देना है। ठीक है, सर्वर का नेम किस तरह से, यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं सर्वर लिखता हूँ इज इक्वल टू, अब सर्वर का नेम हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे आ जाओ अपने SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में। ठीक है, तो अब यहाँ पे जाओ, आपको ये एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा बटन, जिसके नीचे क्या लिखा है कनेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखो ये विंडो आती है ना जब भी हम अपना SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो ये होता है बेसिकली हमारा सर्वर नेम। आपने इसको सिलेक्ट करके कॉपी करना है। ठीक है, कनेक्ट हुआ है तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाओ, सर्वर इज इक्वल टू, इसके बाद यहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट चीज यहाँ पे देखो डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस हमने किस नाम से बनाया था, स्कूल DB। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ डेटाबेस इज इक्वल टू, और हमारे डेटाबेस का क्या नाम था। ठीक है, आप भले डायरेक्ट यहीं से कॉपी कर लो ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ठीक है, इज इक्वल टू स्कूल DB और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा सेमीकोलन। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है ट्रस्टेड कनेक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखो ये आपको नजर आ रहा है ट्रस्टेड अंडरस्कोर कनेक्शन इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो ये भी हम कर देते हैं। ठीक है, ट्रस्टेड अंडरस्कोर कनेक्शन इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, और फिर एक और चीज भी आपने ऐड करनी है, मैंने आपको बताया था ये ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो इस तरह से आपने लिखना है ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, इसको देख लेते हैं। सही है, ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट, स्पेलिंग चेक कर लेना, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सही, और एंड में आप यहाँ पे सेमीकोलन देके इसको टर्मिनेट कर लो। ठीक है, तो ये बन गई हमारी बेसिकली कनेक्शन स्ट्रिंग, देख रहे हो, क्योंकि इसी कनेक्शन स्ट्रिंग को अभी हम DB कंटेक्स्ट के अंदर यूज करेंगे, क्योंकि आप समझ लो कि इसी के अंदर हम अब बता रहे हैं कि वो जो डेटाबेस है वो कहां पर रखा हुआ है, कौन से सर्वर के ऊपर रखा हुआ है, उसका नेम है और उसके डेटाबेस का नाम है। ठीक है, सही, तो ये स्टेप हमारे पास यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ठीक है, स्टेप नंबर 4 हो गया, आगे आ जाओ। अब देखो क्रिएट मॉडल्स फोल्डर। ठीक है, स्टेप नंबर 5 में हमें एक मॉडल्स का फोल्डर क्रिएट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ऐड फोल्डर करेंगे, फोल्डर का नाम क्या रखेंगे मॉडल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, देखो प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है। ठीक है, ऐड पे जाना है, न्यू फोल्डर, और फोल्डर का नाम हम यहाँ पे रखेंगे मॉडल्स। ठीक है, सही है, तो ये वाला स्टेप हो गया। फिर उसके बाद क्रिएट स्टूडेंट मॉडल, मतलब हमें स्टूडेंट के लिए एक मॉडल क्लास क्रिएट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मॉडल्स के फोल्डर के अंदर स्टूडेंट के नाम से क्लास ऐड करनी है। तो यहाँ पे आ जाओ, मॉडल्स के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, ऐड पे जाना है और यहाँ पे देखो क्लास ले लेनी है और क्लास का नाम हम यहाँ पे रख देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ऐड करते हैं इसको। तो ये देखो मॉडल्स के अंदर स्टूडेंट.cs के नाम से क्लास आ गई है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या करना है, यहाँ पे देखो ये 4 प्रॉपर्टीज बनानी है। ठीक है, क्योंकि हमने 4 कॉलम्स बनाए थे ना अपने डेटाबेस के स्टूडेंट टेबल के अंदर, तो उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मॉडल क्लास बना रहे हैं उसके अंदर भी देखो हम 4 प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हैं, ID, नेम, एज और सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्लास के अंदर हम प्रॉपर्टी के लिए ये शॉर्टकट यूज करते हैं PROP टैप टैप। ठीक है, सबसे पहली है आपके पास ID प्रॉपर्टी, उसके बाद दोबारा PROP टैप टैप और फिर स्ट्रिंग। ठीक है, और ये नलेबल होगा तो इसके आगे मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ और यहाँ पे मैं इस प्रॉपर्टी का नाम रखता हूँ नेम। ठीक है, उसके बाद PROP टैप टैप, और अब तीसरी प्रॉपर्टी होगी इंटीजर एज के लिए। सही है, और चौथी प्रॉपर्टी होगी हमारे पास ये स्ट्रिंग टाइप की होगी। ठीक है, इसको भी मैं नलेबल बना रहा हूँ और इसका नाम होगा हमारे पास सिटी। ठीक है, मतलब स्टूडेंट की सिटी। ठीक हो गया, सही, तो देखो यही जो मैंने अभी आपको 4 प्रॉपर्टीज दिखाई थी, ठीक है, यही मैंने यहाँ पे अपनी मॉडल क्लास स्टूडेंट के अंदर बना ली है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, आगे आ जाओ। अब देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर 6 के अंदर हमें क्या करना है, DB कंटेक्स्ट क्लास क्रिएट करनी है, क्योंकि मैंने बताया था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर, क्योंकि इसी के अंदर हम क्या करते हैं, मतलब इसी की वजह से हम अपनी एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवा पाते हैं। यही बेसिकली क्या होता है, एक ब्रिज होता है। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर जिसका हमने नाम रखना है डेटा, और उस डेटा के अंदर मतलब डेटा फोल्डर के अंदर हमें जो क्लास बनानी है उसका नाम हम ये रखेंगे एप्लीकेशन DB कंटेक्स्ट।
आप कुछ भी रख सकते हो, बस जो इसकी कन्वेंशन होती है मैं उसी के हिसाब से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे जाते हैं, न्यू फोल्डर, और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ डेटा, और इसके अंदर राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे जाते हैं, क्लास, ठीक है, और इसका नाम हम यहाँ पे रख देते हैं एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। नाम देख लो, यही नाम था, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। .cs लगाने की ज़रूरत नहीं है, जब आप ऐड करोगे तो ये .cs ऑटोमेटिक लग जाएगा। देख रहे हो, डेटा के फोल्डर के अंदर ये एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट आ चुकी है, ठीक है। तो अब इसके अंदर मुझे कुछ कोडिंग करनी है, ठीक है। उस कोडिंग के लिए देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो हमारी क्लास है ना, इसको हमें एक क्लास से इनहेरिट करवाना है, ठीक है, और उसका नाम है डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। मतलब ये डीबी कॉन्टेक्स्ट पेरेंट क्लास है, जिसको मैंने अपनी इस चाइल्ड क्लास के साथ क्या करवा दिया, इनहेरिट करवा दिया। भाई देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस क्लास से अपनी क्लास को इनहेरिट नहीं करवाओगे तो ये जो डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट की जो भी फंक्शनैलिटी है वो आपकी इस क्लास को नहीं मिलेगी। और अगर डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्लास की जो फंक्शनैलिटी है वो आपको नहीं मिली तो कभी भी आप ये जो डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे हो, अपनी ब्लेजर सर्वर ऐप के अंदर करना चाह रहे हो, वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। सही है। फिर इसके बाद यहाँ पे हमें एक कंस्ट्रक्टर बनाना है, इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो शॉर्टकट क्या है, CTOR लिख के आपने टैप करना है, ठीक है। ये देखो कंस्ट्रक्टर आ गया हमारे पास। अच्छा, तो अब हमें इस कंस्ट्रक्टर के अंदर एक पैरामीटर बनाना है, ठीक है। मतलब ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा, तो उसके अंदर जो आपके पास पैरामीटर होगा वो किस टाइप का होगा, यहाँ पे देखो डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे आपको अपनी इसी क्लास का यहाँ पे पास करना है एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, सही है। और इसके पैरामीटर का नाम हम यहाँ पे रखेंगे ऑप्शंस, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो, मैंने एक पैरामीटर बनाया जिसका नाम क्या रखा है, ऑप्शंस, लेकिन ये किस टाइप का है, यहाँ पे देखो डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस टाइप का है, क्योंकि भाई देखो इसी के अंदर हम अपना डेटाबेस है जो एसक्यूएल सर्वर है वो हम स्पेसिफाई करेंगे इस पैरामीटर की मदद से, ठीक है। और फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे हमें इसका एक बेस कंस्ट्रक्टर भी यहाँ पे कॉल करना है, जिसके लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं बेस का। और इसके अंदर हमें यहाँ पे ये वाला पैरामीटर पास कर देना है, कौन सा, ऑप्शंस का, ठीक है। भाई देखो, अगर आपने C# का कॉन्सेप्ट आपको है तो आपको पता होगा कि जब भी हम बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, और अगर बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है तो उसको कॉल कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो इस तरह से उसको कॉल करते हैं, और जो भी पैरामीटर है वो इस तरह से हम यहाँ पे पास करते हैं, ठीक है। तो भाई देखो, ये मैंने एक पैरामीटर क्यों बनाया ऑप्शंस वाला, मैंने क्या बताया कि इसी की मदद से मैं अपना एसक्यूएल सर्वर का जो डेटाबेस है वो सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। किस तरह से करूंगा अभी मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। अच्छा, अब क्या करना है, अब हमें डीबी सेट के लिए एक प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है। और डीबी सेट क्या होता है भाई, ये जो डीबी सेट है वही हमारे डेटाबेस के अंदर जो हमने टेबल बनाया ना स्टूडेंट्स, उसी को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो PROP में यहाँ पे टैप टैप करता हूँ, ठीक है। देखो पब्लिक और उसके बाद डीबी सेट, सही है। और ये डीबी सेट किस टाइप का होगा, यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ठीक है, जो मॉडल क्लास हमने बनाई थी। जैसे ही देखो इसको आप एंटर करोगे, इसका जो नेम स्पेस है वो टॉप पे यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा, देख रहे हो। अगर यहाँ पे एरर आ रहा हो ना स्टूडेंट, तो समझ जाओ कि इसका ये वाला जो नेम स्पेस है ये टॉप पे इंपोर्ट नहीं हुआ, तो ये आपने इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। और देखो एक बात का ख्याल रखना कि ये जो डीबी सेट की प्रॉपर्टी का नाम है ना, ये वही नाम होना चाहिए जो आपने अपने डेटाबेस के अंदर टेबल का नाम रखा था, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे देखो, ये जो मेरा डेटाबेस है इसके अंदर ये जो टेबल है, इस टेबल का क्या नाम रखा था हमने, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स। तो उसी नाम से मैं अपने डीबी सेट का यहाँ पे नाम रख रहा हूँ, क्योंकि ये जो डीबी सेट है ये इसी टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब हमें अगर डेटा इंसर्ट करना है, डेटा रीड करना है, तो हम इस डीबी सेट को यूज करेंगे। और ये डीबी सेट ऑटोमेटिकली किसके साथ कनेक्टेड है, हमारे इस डेटाबेस टेबल के साथ कनेक्टेड है, जिसका क्या नाम है, स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो यही वजह है कि मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था कि ये जो डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास है ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये क्लास नहीं बनाओगे, ठीक है, और ये कंस्ट्रक्टर के अंदर ये डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन यूज नहीं करोगे, डीबी सेट नहीं बनाओगे, तो कभी भी आप अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। क्योंकि मैंने क्या बताया कि यही जो डीबी सेट है वो हमारे डेटाबेस के इस टेबल के साथ कनेक्टेड है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, सही है। तो ये वाला पॉइंट हो गया, मतलब डीबी कॉन्टेक्स्ट की जो क्लास है वो हमने सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट कर ली है। फिर आगे आ जाओ, ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, स्टेप नंबर 7 के अंदर रजिस्टर डीबी कॉन्टेक्स्ट,
मतलब अब आपने क्या करना है, डीबी कंटेक्स्ट को रजिस्टर करना है। भाई आपको याद होगा जिस तरह हम सर्विस रजिस्टर करते थे ना, कहाँ पे करते थे, अपनी प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर, सेम उसी तरह आपने अपने डीबी कंटेक्स्ट को भी रजिस्टर करना है, कहाँ पे, अपनी प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ओपन प्रोग्राम डॉट सी एस। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, देखो ये सबसे लास्ट में प्रोग्राम डॉट सी एस आ रहा है, इसको मैंने ओपन किया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये जो येलो कलर के अंदर आपको नजर आ रहा है, ये आपने यहाँ पे इसको ऐड करना है, जिससे क्या होगा, हमारी जो डीबी कंटेक्स्ट है वो क्या हो जाएगी, रजिस्टर हो जाएगी हमारी प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर। तो भाई पहले यहाँ पे समझो हो क्या रहा है। भाई देखो ये जो डीबी कंटेक्स्ट है यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, और वो डीबी कंटेक्स्ट का नाम हमने क्या रखा था, एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट। और उसके अंदर आपको याद होगा कंस्ट्रक्टर के अंदर जो मैंने ऑप्शंस का पैरामीटर पास किया था ना, उसके अंदर यहाँ पे देखो मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, यूज एसक्यूएल सर्वर। इसका मतलब मैं एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और फिर उसकी मैं कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे बता रहा हूँ। मतलब एक तो एसक्यूएल सर्वर में बना हुआ है, और उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग जो मैं गेट कर रहा हूँ, उस कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, डिफॉल्ट कनेक्शन। लेकिन हमने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम ये नहीं रखा था, हमने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम रखा था डीबीसीएस। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे चलते हैं ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन में, तो ये देखो ये हमारी पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग है, और इसका नाम मैंने क्या रखा था, यहाँ पे देखो डीबीसीएस। लेकिन स्लाइड के अंदर यहाँ पे देखो डिफॉल्ट कनेक्शन के नाम से ये दिखा रहा है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके अपनी प्रोग्राम डॉट सी एस क्लास के अंदर चलते हैं। ठीक है, और ये देखो ये वाली जो लाइन है बिल्ड वाली, ठीक है, इससे पहले हमें यहाँ पे इसको कॉल करना है। ठीक है, मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखो जो हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग थी, जिसका क्या नाम था, जो हमने क्या नाम रखा था, डीबीसीएस। ठीक है, तो इसको आपने यहाँ से हटा के डीबीसीएस, मतलब यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये जो अपनी एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट क्लास है, इसको मैं यहाँ पे रजिस्टर कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ मैं बता रहा हूँ कि भाई एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहा हूँ। और उसकी जो कनेक्शन स्ट्रिंग हमने बनाई थी ना, कहाँ पे बनाई थी, ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन के अंदर, जिसका नाम क्या था, डीबीसीएस। तो उसके नाम से मैं इसको यहाँ पे गेट करके रजिस्टर करवा रहा हूँ, इस तरह से। देख रहे हो, ये स्टेप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस स्टेप को मिस कर दिया तो आपकी ये जो डेटाबेस कनेक्टिविटी है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, सही है, तो ये काम हो गया। अब नेक्स्ट आगे आ जाओ। तो देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, अब क्या कह रहा है, नाउ ब्लेजर नोज हाउ टू कनेक्ट एसक्यूएल सर्वर। मतलब अब आपकी ये जो ब्लेजर सर्वर एप्लीकेशन है उसको पता चल चुका है कि अब किस तरह से एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्ट होना है, क्योंकि उसको कनेक्शन स्ट्रिंग मिल गई जिसके अंदर सर्वर का नेम है, डेटाबेस का नेम है। ठीक है, और यहाँ पे उसको हमने ये भी बता दिया कि भाई कौन सी डीबी कंटेक्स्ट क्लास है, ठीक है, और कौन सा डेटाबेस हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो हमने अपनी ब्लेजर सर्वर एप्लीकेशन को बतानी थी वो इसकी मदद से हमने यहाँ पे बता दी। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब देखो, अब हमें सर्विस क्रिएट करनी है, और यही बेस्ट प्रैक्टिस है और रिकमेंडेड वे भी है माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से। इसका मतलब हम एक सर्विस बनाएंगे, उस सर्विस के अंदर हम क्या करेंगे, अपने डेटाबेस से जो डेटा हमें फेच करना है टेबल से, उसके लिए एक मेथड बनाएंगे, और फिर इसी सर्विस को हम बार बार डिफरेंट जगहों पे रीयूज कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे सर्विस बनाना हमें ये रेफर करता है, मतलब रिकमेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या करना है, सर्विसेज का एक फोल्डर बनाना है। ठीक है, और उसके अंदर एक सर्विस क्लास ऐड करनी है जिसका नाम आप स्टूडेंट सर्विस रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, देखो राइट क्लिक करना है, प्रोजेक्ट के ऊपर ऐड पे जाना है, न्यू फोल्डर, अपने इस फोल्डर का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ सर्विसेज। ठीक है, सही है, और इसके अंदर मैं एक क्लास ऐड करूँगा। ठीक है, जो कि बेसिकली हमारी सर्विस होगी। ठीक है, क्लास ऐड करते हैं, और इस क्लास का नाम मैं यहाँ पे रख रहा हूँ स्टूडेंट सर्विस। ठीक है, ऐड करते हैं। ठीक है, देखो सर्विस क्लास यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, तो अब हमें इसके अंदर कोडिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक रीड ओनली वेरिएबल बनाना है। ठीक है, प्राइवेट रीड ओनली, और ये वेरिएबल किस टाइप का होगा, ये जो हमने अपनी डीबी कंटेक्स्ट क्लास बनाई थी ना, ठीक है, जिसका नाम क्या रखा था, एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट। इस टाइप का मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका मैं नाम रख देता हूँ यहाँ पे देखो अंडरस्कोर कंटेक्स्ट। और देखो ये वाली क्लास जिस फोल्डर के अंदर मौजूद थी, कौन से फोल्डर के अंदर मौजूद थी, यहाँ पे देखो राइट साइड पे डेटा के अंदर, तो इसका नेम स्पेस आपने यहाँ पे लाजमी ऐड करना है। तो जब मैं ये लिख रहा था एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट, और जैसे मैंने एंटर किया तो इसने ऑटोमेटिक भी यहाँ पे ऐड कर दिया। लेकिन अगर आपके पास ऑटोमेटिक ऐड नहीं होता तो आपने खुद से ये वाला नेम स्पेस लाजमी ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमें इसका भी एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। ये जो स्टूडेंट सर्विस क्लास है, CTOR लिख के यहाँ पे टैप करते हैं। ठीक है, देखो कंस्ट्रक्टर आ गया, और ये भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा, और इसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर होगा वो भी किस टाइप का होगा, यहाँ पे देखो एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट टाइप का होगा।
और इसका पैरामीटर का नाम मैं रख देता हूँ कंटेक्स्ट, ठीक है। और अब देखो जब मैं अपनी सर्विस को कॉल करूंगा, ठीक है, तो समझ लो सर्विस का यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बनेगा और ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे देखो ये जो पैरामीटर है, इस पैरामीटर को मैं असाइन कर दूंगा इस रीड ओनली वेरिएबल के अंदर। किस तरह से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कहता हूँ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इज इक्वल टू, इस तरह से मैंने इसको क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। क्योंकि देखो इसी कंटेक्स्ट के अंदर ना हमारा जो भी एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट का हमने काम किया था ना यहाँ पे, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे देखो डीबी सेट भी है और ये वाला सारा काम भी हमने किया था, वो समझ लो हमारे पास इस सर्विस के अंदर यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे एक मेथड बनाना है, ठीक है, मतलब इस सर्विस के अंदर एक ऐसा मेथड बनाना है जो कि हमारा जो हमने डेटाबेस बनाया है ना, जिसके अंदर हमने टेबल बनाया है स्टूडेंट्स, उस स्टूडेंट्स का डेटा वो फेच करवाएंगे इस मेथड की मदद से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो सबसे पहले पब्लिक, ठीक है, और ये एसिंक फंक्शन होगा, ठीक है, मतलब एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। और उसके बाद यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे ये टास्क की क्लास यूज़ करता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे मैं लिस्ट यूज़ करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं लिस्ट ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे क्या करवाना चाह रहा हूँ, फेच करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरह से यहाँ पे मैं स्टूडेंट पास कर दूंगा, ठीक है, स्टूडेंट। जैसे आप स्टूडेंट सेलेक्ट करके यहाँ पे एंटर करोगे, इसका ये जो नेम स्पेस है वो टॉप पे यहाँ पे ऐड हो जाएगा, देख रहे हो, ठीक है। और इस मेथड का नाम यहाँ पे मैं रख रहा हूँ गेट स्टूडेंट्स एसिंक, ठीक है, ये मेथड का नाम है। अच्छा, इसका ओपन कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे मिस हो गया था, तो इसको मैं इस तरह से यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो रिटर्न, रिटर्न का कीवर्ड, और आपको बताए जहाँ पे एसिंक यूज़ करते हैं उसके अंदर हम अवेट यूज़ करते हैं। और अब देखो ये जो कंटेक्स्ट है इसको अब मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कंटेक्स्ट और डॉट, यहाँ पे हम स्टूडेंट्स का यूज़ करेंगे जो हमने डीबी सेट यहाँ पे बनाया था, और फिर यहाँ पे मैं कह दूंगा टू लिस्ट एसिंक, ठीक है, ये वाला मेथड यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। मतलब मैं कर क्या रहा हूँ समझना, देखो ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना, ये समझ लो हमारा वो जो एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट है ना, जिसके अंदर हमने स्टूडेंट्स का डीबी सेट बनाया था, और मैंने क्या बताया था, यही स्टूडेंट्स का डीबी सेट क्या कर रहा है, हमारा वो जो डेटाबेस के अंदर टेबल है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके साथ कनेक्टेड है। तो उसका जितना भी डेटा है देखो मैं कह रहा हूं कि उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके रिटर्न करवा दो। मतलब ये वाला फंक्शन जब हम कॉल करेंगे जिसका क्या नाम है गेट स्टूडेंट्स एसिंक, तो ये क्या करेगा, वही जो हमारे पास स्टूडेंट्स टेबल है उसका जितना भी डेटा है वो लिस्ट में कन्वर्ट करके रिटर्न करेगा। और उसको रेंडर किस तरह से करवाना है, डिस्प्ले किस तरह से करवाना है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा जब हम अपना रेजर का कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखो ये सर्विस वाला काम मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, देख रहे हो कोई एरर नहीं है, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, ठीक है, देखो सर्विसेज का फोल्डर बनाया, उसके अंदर स्टूडेंट सर्विस की क्लास बनाई और उसके अंदर जितना भी कोड था वो हमने बना लिया। अब आगे आ जाओ, अब देखो तो भाई देखो आपको याद है जिस तरह से हमने अभी अपनी डीबी कंटेक्स्ट की क्लास बनाई थी और उसको रजिस्टर किया था program.cs के अंदर, सेम उसी तरह जब भी हम सर्विस बनाते हैं तो उसको भी हमें लाजमी रजिस्टर करना होता है अपनी program.cs क्लास के अंदर, ठीक है। तो किस तरह से करोगे, सिंपल एक लाइन का कोड है, इस तरह से करोगे बिल्डर डॉट सर्विसेज एड स्कोप, और सर्विस का क्या नाम था स्टूडेंट सर्विस, और इस तरह पेरेंथीसिस पास करके इसको हम रजिस्टर करवा देंगे। एड स्कोप क्या होता है, ये जब हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन कवर किया था और उसकी वो जो सर्विस लाइफ टाइम की टाइप्स होती हैं उसको डिस्कस किया था, तो वहाँ पे हमने देखा था ये एड स्कोप क्या करता है, ठीक है। तो ये लाइन अब हम ऐड करते हैं ताकि ये सर्विस हमारी रजिस्टर हो जाए, ठीक है। देखो program.cs के अंदर चलते हैं, सही है, इसके नीचे यहाँ पे देखो बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड स्कोप, ठीक है, ये वाला लेते हैं, और इसके अंदर हम यहाँ पे पास करेंगे अपनी सर्विस का नाम, जिसका नाम क्या रखा था हमने स्टूडेंट सर्विस। जैसे सिलेक्ट करके एंटर करोगे इसका जो भी नेम स्पेस है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद पेरेंथीसिस लगा के यहाँ पे सेमीकोलन, इस तरह से हमने यहाँ पे अपनी सर्विस क्या कर ली, रजिस्टर करवा ली। ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप अपनी सर्विस को यूज़ नहीं कर पाओगे। और एक चीज़ याद रखना, ये जो हमने अपनी सर्विस यहाँ पे ऐड की है, रजिस्टर की है, और ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए जो हमने डीबी कंटेक्स्ट यहाँ पे ऐड किया था ना, ये दोनों इस लाइन से पहले पहले आपने ऐड करनी है। कौन सी लाइन, ये बिल्डर डॉट बिल्ड, मतलब जहाँ पे हमारी ऐप बिल्ड हो रही है इससे पहले पहले आपने जो भी सर्विसेज है, जो भी आपकी डीबी कंटेक्स्ट के लिए रजिस्ट्रेशन है वो इससे पहले करनी है, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, ठीक है, देखो सर्विस हमारी रजिस्टर हो चुकी है यहाँ पे। अब आगे आ जाओ, अब देखो सेकंड लास्ट स्टेप, क्रिएट ब्लेजर पेज,
क्योंकि ब्लेजर के कंपोनेंट के अंदर, ब्लेजर के पेज के अंदर ही तो हमें डेटाबेस फेच करवाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्रिएट न्यू रेजर कंपोनेंट, और यहाँ पे बता रहा है लोकेशन उसकी कि पेजेस का फोल्डर बना हुआ होगा, ठीक है। उसके अंदर आपने स्टूडेंट्स के नाम से एक रेजर कंपोनेंट बनाना है, तो हम बना लेते हैं। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। देखो कंपोनेंट्स में चलते हैं, पेजेस का एक फोल्डर है, इसके ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे जाते हैं, रेजर कंपोनेंट लेते हैं, और इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स लिख के यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स डॉट रेजर के नाम से यहाँ पे देखो पेजेस के अंदर ये रेजर कंपोनेंट आ गया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद, ठीक है, फिर उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ कोडिंग करनी है, ठीक है। और उसी कोडिंग की मदद से हमने यहाँ पे क्या करना है, अपनी सर्विस को यहाँ पे इंजेक्ट करना है, और उसी की मदद से अपने डेटाबेस से डेटा फैच करके यहाँ पे रेंडर करवाना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इस पेज का यूआरएल जिससे हम इस पेज को एक्सेस करेंगे, ठीक है, /students, ठीक है, ये हो गया। और अब सबसे पहले हमें अपनी सर्विस को यहाँ पे इंजेक्ट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे देखो इंजेक्ट की डायरेक्टिव यूज़ करते हैं, और हमारी सर्विस का क्या नाम था, यहाँ पे देखो स्टूडेंट सर्विस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी एरर आएगा क्योंकि इसका हमें नेम स्पेस ऐड करना है। तो देखो इसके ऊपर माउस लेके जाओ, यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, देखो ये वाला यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, पहले पहली लाइन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो देखो ये ऐड हो गया, क्योंकि इसी नेम स्पेस के अंदर ये वाली क्लास मौजूद है, कौन सी, स्टूडेंट सर्विस, ठीक है। अब इसकी हमें एक प्रॉपर्टी बनानी है, ठीक है, जिसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ स्टूडेंट सर्विस। यहाँ पे देखो जो हमारी क्लास है उसका स्टूडेंट का एस कैपिटल है, यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टी है उसका जो स्टूडेंट है उसका एस क्या है, स्मॉल है। तो देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो ये जो ब्लेजर का ये जो रेजर सिंटेक्स है, इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, किस टाइप का, यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट टाइप का मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स नहीं, स्टूडेंट जो मॉडल क्लास है ना वो, ठीक है। तो इसके ऊपर माउस लेके जाओ, ठीक है, नीचे यहाँ पे इसका आपने नेम स्पेस ऐड करना है, ये वाला मॉडल्स वाला, इसको ऐड करना है, ठीक है, इसको नलेबल बनाना है, और यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टी है उसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि अभी सर्विस को जब मैं कॉल करूँगा, ठीक है, और डेटाबेस से डेटा फेच करूँगा, तो मैं इस वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करवाऊँगा, ठीक है। और इसके बाद अब देखो यहाँ पे क्या करना है, एक यहाँ पे मेथड क्रिएट करना है हमें, ठीक है, प्रोटेक्टेड ओवरराइड एसिंक टास्क, और इस मेथड का नाम है यहाँ पे ऑन इनिशियलाइज्ड एसिंक, ठीक है, सही है। मतलब ये मेथड पहले से बना हुआ है पेरेंट क्लास के अंदर, मैं इसको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ओवरराइट कर रहा हूँ। और ये वाला मेथड कब चलता है, जब भी हमारा ब्लेजर का कंपोनेंट इनिशियलाइज होता है, तो ये मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। और अब इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखना, यही जो मैंने प्रॉपर्टी बनाई है, वेरिएबल बनाया है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, और इसके अंदर यहाँ पे देखो अवेट का कीवर्ड यूज़ करता हूँ, और ये जो मैंने सर्विस की प्रॉपर्टी बनाई थी, मतलब जब अपनी सर्विस को यहाँ पे इंजेक्ट किया था, ठीक है, उसका नाम क्या रखा था, स्टूडेंट सर्विस, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ। और इसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया था इस सर्विस के अंदर, जिसका मैंने क्या नाम रखा था, गेट स्टूडेंट्स एसिंक। अब इस गेट स्टूडेंट एसिंक के अंदर मैं क्या काम कर रहा था, देखो मैं चलता हूँ अपनी सर्विस पे, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो इस मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ ना, गेट स्टूडेंट एसिंक, और ये क्या कर रहा था, यहाँ पे देखो भाई जो हमारा स्टूडेंट्स का डीबी सेट था, जो हमारे स्टूडेंट्स के डेटाबेस टेबल के साथ कनेक्टेड है, उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके रिटर्न करवा रहा था ना, तो उसी को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। मतलब इसी मेथड को मैंने कॉल किया, तो इसने हमें क्या किया, स्टूडेंट्स टेबल का जो भी रिकॉर्ड था उसको फेच किया और कहाँ पे स्टोर कर दिया, इस स्टूडेंट्स का ये जो हमारे पास एक कलेक्शन थी, लिस्ट कलेक्शन थी, इसके अंदर ऐड कर दिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो अब मैं इसको किस तरह से यूज़ करूँगा, देखो यहाँ पे मैं एक इफ़ कंडीशन बनाता हूँ, ठीक है, और इसमें मैं यही जो स्टूडेंट्स का वेरिएबल है इसको मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि भाई अगर ये नल है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैं एप्लीकेशन रन करूँगा तो ये नल होगा, अगर ये नल है तो यहाँ पे एक पैराग्राफ में आप मैसेज डिस्प्ले करवाओ लोडिंग, ठीक है। लेकिन अगर ये नल नहीं है, ठीक है, तो एल्स में क्या करो, क्योंकि देखो हो सकता है ना कि स्टूडेंट्स के अंदर यहाँ पे कोई भी डेटा ना हो, नल हो, तो उस केस में हमें ये लोडिंग डिस्प्ले करवाएगा। लेकिन अगर स्टूडेंट्स के अंदर नल नहीं है तो ये एल्स का पार्ट चलेगा। और इसके अंदर अब देखो मैं क्या कहता हूँ, मैं एक टेबल यहाँ पे डिस्प्ले करवाता हूँ, ठीक है, मतलब HTML के अंदर टेबल आपने पढ़ा होगा, और इस टेबल के ऊपर मैं बूटस्ट्रैप की एक क्लास अप्लाई कर देता हूँ टेबल की। और अब देखो इसके अंदर मैं यहाँ पे सबसे पहले एक टी हेड टेबल हेडर का सेक्शन बनाता हूँ, और इसके अंदर एक रो बनाता हूँ, और इस रो के अंदर मैं 4 कॉलम्स बनाता हूँ, ठीक है। एक होगा आईडी के लिए, ठीक है, सही है, दूसरा होगा स्टूडेंट के नेम के लिए, ठीक है, तीसरा होगा हमारे पास स्टूडेंट की एज के लिए, ठीक है, और फिर
लास्ट होगा हमारे पास स्टूडेंट की सिटी के लिए, ठीक है। यही 4 कॉलम बनाए थे ना मैंने, ठीक है, अपने डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर, ठीक है। देखो टेबल के अंदर टेबल हेडर बनाया जिसके अंदर पहली रो बनाई, पहली रो के अंदर हमारे पास 4 कॉलम्स आ गए, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे देखो कहता हूँ टी बॉडी, ठीक है, टेबल बॉडी, सही है। और इसके अंदर यहाँ पे देखो अब मैं क्या करता हूँ, मैं फॉर ईच का लूप यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। फॉर ईच का लूप लिख के यहाँ पे टैप करते हैं और यही जो स्टूडेंट्स है, ठीक है, इसी के अंदर डेटा आएगा ना हमारे पास। तो देखो यहाँ पे मैं कहता हूँ std और डेटा कहाँ से लेना है आपने, स्टूडेंट्स की कलेक्शन के अंदर से। तो 1 बाय 1 जितनी भी रोज हैं स्टूडेंट्स के अंदर वो 1 बाय 1 std के अंदर आएंगे। और अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे देखो मैं tr और यहाँ पे td और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ std.id, ठीक है। id की प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्प्ले करवाता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। 4 है ना तो 4 दफ़ा मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। id प्रिंट करवानी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेम प्रिंट करवाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे एज प्रिंट करवानी है, ठीक है। और फिर लास्ट में हमें सिटी प्रिंट करवानी है, ठीक है, इस तरह से, ठीक हो गया, सही। तो देखो इस पेज के अंदर मैंने क्या काम किया, सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे अपनी ये सर्विस को इंजेक्ट करवाया, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने लिस्ट ऑफ स्टूडेंट के लिए एक वेरिएबल बनाया और ये वाला मेथड कॉल किया जिसका क्या नाम था, ऑन इनिशियलाइज असिंक। इसके बारे में मैंने क्या बताया कि जब भी आपका ये ब्लेजर कंपोनेंट इनिशियलाइज होगा ना, फर्स्ट टाइम कॉल होगा, तो ऑटोमेटिक ये वाला मेथड चल जाएगा और ये क्या करेगा, हमारी सर्विस में से इस मेथड को कॉल करके जो भी डेटा है जो डेटाबेस टेबल के अंदर से आ रहा है उसको स्टूडेंट्स के अंदर फेच कर लेगा। और फिर उसी स्टूडेंट्स को देखो पहले मैं कंडीशन लगा के चेक कर रहा हूँ कि नल तो नहीं है, नल होगा तो ये वाला मैसेज आएगा लोडिंग, लेकिन अगर नल नहीं होगा तो ये एल्स का पार्ट चलेगा और टेबल के अंदर सारा डेटा हमारे पास इस तरह से रेंडर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं और रन करने के बाद URL हमें ये टाइप करना है /students और इसको चेक करते हैं कि सही तरह काम कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। रन करते हैं तो यहाँ पे देखो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, ठीक है। URL टाइप करते हैं जो हमने उस पेज का रखा था स्टूडेंट्स, ठीक है, /students लिख के यहाँ पे एंटर करते हैं। तो ये देखो डेटा बिल्कुल सक्सेसफुली आ रहा है, ये देख रहे हो ID, नेम, एज, सिटी। और इसके अंदर देखो ये 3 रोज थी तो तीनों रोज बिल्कुल सक्सेसफुली यहाँ पे आ रही हैं। अच्छा ये जो बूटस्ट्रैप का टेबल है ना, जो मैंने बूटस्ट्रैप की क्लास यहाँ पे अप्लाई की थी, ठीक है, ये वाली, इसके ऊपर मैं कुछ और क्लासेस अप्लाई करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वाली क्लासेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। एक है टेबल बॉर्डर्ड, ठीक है, और एक है हमारे पास टेबल होवर, ठीक है, और फिर एक है हमारे पास टेबल डार्क जिससे टेबल का कलर डार्क हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्लासेस हैं, ये मैं अक्सर यहाँ पे यूज़ करता हूँ। एक और क्लास है जो मुझे बहुत पसंद है, टेबल स्ट्राइप्ड, जिससे ये स्ट्राइप्स आ जाएंगी हमारे इस टेबल पे, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा हॉट रीलोड कर लेता हूँ, ठीक है, और दोबारा यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। अब रिजल्ट देखना, तो ये देखो, देख रहे हो ये रिजल्ट आपको नज़र आ रहा है। तो ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस की मदद से हुआ है। तो भाई देखो अगर मैं एक और रो यहाँ पे ऐड करता हूँ तो वो रो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। हम चलते हैं अपने SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में, ठीक है। देखो इस तरह से मैं यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर रहा था ना, ठीक है। तो कुछ रोज और इंसर्ट करता हूँ डेटा चेंज करके, ठीक है। यहाँ पे मैं कह देता हूँ प्रेम, ठीक है, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल कुमार, ठीक है, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल अदनान, ठीक है। डेटा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे इसको हैदराबाद रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुंबई कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ सखर, ठीक है, सही है। तो दोबारा इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखो 3 रोज अफेक्टेड, डेटा दिखाता हूँ। अब 3 और 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 रोज हो जाएंगी, ठीक है, देख रहे हो। तो अब यहाँ पे आके आपने कुछ भी नहीं करना, एप्लीकेशन हमारी रन हो रही है, ठीक है। इसको मैं एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो ये देखो जैसे रिफ्रेश किया डेटा फैच हुआ हमारे डेटाबेस से और देखो सक्सेसफुली यहाँ पे डेटा आपको रेंडर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, सक्सेसफुली डेटाबेस कनेक्टिविटी की अपनी ब्लेजर सर्वर ऐप को यूज करके, ठीक है। वाइंड अप करने से पहले अपने लेक्चर को यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट हमने कर लिया था और इन दी एंड हमने अपनी एप्लीकेशन को रन किया था और जो SQL सर्वर से डेटा आ रहा था वो हमें डिस्प्ले हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका फ्लो बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखो स्टूडेंट रेजर क्या था, हमारा ब्लेजर का कंपोनेंट, वहां से रिक्वेस्ट गई किसके पास, स्टूडेंट सर्विस के पास, क्योंकि हमने अपनी स्टूडेंट सर्विस को इंजेक्ट करवाया था। तो हमने अपनी सर्विस को कॉल किया, उस सर्विस ने क्या किया, हमारी एप्लीकेशन DB कंटेक्स्ट क्लास के साथ इंटरैक्ट किया जिसके अंदर वो DB सेट मौजूद था और उसी की मदद से हमने अपने SQL सर्वर डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट किया और वहां से डेटा फेच किया, ठीक है। तो ये वाला फ्लो भी आपने याद रखना है, ठीक है। फिर आ जाओ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट,
वाई ब्लेजर सर्वर इज ईजी फॉर डेटाबेस वर्क, मतलब अगर डेटाबेस का हमें काम करना है तो उसके लिए ब्लेजर सर्वर क्यों आसान है, उसकी वजह क्या है। तो यहां पे देखो क्या कह रहा है, लेफ्ट साइड पे देखो फीचर है और ब्लेजर सर्वर का पॉइंट है। देखो डायरेक्ट डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं हम ब्लेजर सर्वर में, यस। एपीआई की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, क्योंकि जो भी हमारे पास डेटाबेस के वो होते हैं ना, डेटाबेस का नाम, उसका जो भी हमारे पास सर्वर है, जो भी क्रेडेंशियल्स हैं वो सर्वर पे स्टोर होते हैं, इसलिए सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। और हमें पता है कि ब्लेजर सर्वर की एप्लीकेशन कहाँ पे रन होती है, सर्वर पे रन होती है। यही वजह है कि हमारे पास जो ब्लेजर सर्वर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर डेटाबेस कनेक्टिविटी का जो काम है वो बहुत ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो एक इंटरव्यू की टिप है आप लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अंदर आपके पास सिग्नल आर का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि भाई ये जो सिग्नल आर है इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है ब्लेजर के अंदर। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ब्लेजर सर्वर यूजेस सिग्नल आर कनेक्शन, सो तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यूआई अपडेट्स इन रियल टाइम, मतलब ब्लेजर सर्वर बिहाइंड द सीन सिग्नल आर का एक कॉन्सेप्ट यूज कर रहा होता है, जिसकी मदद से क्या होता है कि जो आपका यूआई है ना वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है विदाउट पेज रिफ्रेश, मतलब विदाउट पेज रिलोड। और फिर यहाँ पे देखो डेटाबेस ऑपरेशंस हैपन सिक्योरली ऑन सर्वर, मतलब याद रखना कि जो डेटाबेस के जो ऑपरेशंस होते हैं वो सर्वर पे बहुत ज़्यादा सिक्योरली परफॉर्म होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो सिग्नल आर का कॉन्सेप्ट है ये, इसके बारे में मैं कुछ और पॉइंट्स आपको बताना चाह रहा हूं। देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज सिग्नल आर। यहाँ पे देखो सिग्नल आर इज अ माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स रियल टाइम कम्युनिकेशन बिटवीन, मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सिग्नल आर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट की एक टेक्नोलॉजी है जो कि रियल टाइम कम्युनिकेशन को इनेबल करती है, किसके दरमियान, यहाँ पे देखो ब्राउजर और सर्वर के दरमियान, मतलब ब्राउजर हमारा क्लाइंट है, सर्वर हमारा सर्वर है, तो इन दोनों के दरमियान जो रियल टाइम कम्युनिकेशन है उसको इनेबल करता है। अब रियल टाइम कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, यहां पे देखो क्या कह रहा है, इट अलाउज द सर्वर एंड ब्राउजर टू सेंड मैसेजेस इंस्टेंटली विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज। इसका मतलब सर्वर और ब्राउजर के दरमियान जो भी कम्युनिकेशन हो रही है, जो भी डेटा एक्सचेंज हो रहा है, वो रियल टाइम का क्या मतलब है कि वो विदाउट पेज रिफ्रेश के भी आपके पास सक्सेसफुली कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो इसी चीज को यहाँ पे कह रहा है कि सिग्नल आर क्या करता है, रियल टाइम कम्युनिकेशन को इनेबल करता है, जिसकी मदद से विदाउट पेज रिलोड भी सर्वर और क्लाइंट की कम्युनिकेशन चल रही होती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है सिग्नल आर का, सही है। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर के वाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।